एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल आरजीएस एकेडमी पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एक बार फिर से यार। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद तो आप लोगों का होता रहेगा। फिलहाल आज हम लोग सीडीपी के किशोरावस्था के संपूर्ण पार्ट को क्लियर कर देते हैं। कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें। कल मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। मैंने 3 वीडियो बनाया है। 3 वीडियो में मैं वीडियो को लंबा थोड़ा जाता है, कंसेप्चुअल जाता है, नवीन फैक्ट के साथ जाता है, तो इजी टू मॉडरेट जाता है, बदलते हुए पैटर्न के साथ जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है और उस बदलाव के हिसाब से आपको चलना ही चलना है। ठीक, चलिए आज किशोरावस्था का पार्ट 4 यानी द कंक्लूजन, पूरी तरह से किशोरावस्था की सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे किशोरावस्था के मानसिक विकास की तरफ। मानसिक जो अवस्था होती है उसमें किस प्रकार के शारीरिक विकास को हमने देख लिया था, शारीरिक विकास को देख लिया था। अब मानसिक विकास को हम देखते हैं। शारीरिक विकास में 2-3 चीज है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी हम मानसिक विकास में चलेंगे। मानसिक विकास, तो 1, 2, 3, 4, 5 करके फैक्ट को, कुछ फैक्ट आपके लिए जानना, आप जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं होगी। सभी लोग किशोरावस्था के दौर से गुजरे हैं, तो वहाँ पे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, परेशानी जहाँ होगी वहाँ पे थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा। तो किशोरावस्था के मानसिक विशेषता की तरफ अगर हम चले तो फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला अगर देखा जाए तो चिंतन, मनन और तर्क की विशेषता। आईएमपी फैक्ट है, क्योंकि इस समय माना जाता है। इस फैक्ट को आप ऐसे पहले समझ लीजिए कि साइकोलॉजी के अनुसार मानसिक और शारीरिक दोनों विकास जो है इस समय लगभग पूर्ण हो चुके होते हैं। लगभग क्या हो चुके होते हैं, मानते हैं कि पूरी तरह से पूर्ण हो चुके होते हैं। बाद में युवावस्था में जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था में जाता है, तो उस जो मानसिक विकास होता है, जो उसकी मानसिक क्षमता होती है, उसमें केवल क्या होता है, परिमार्जन होता है। ठीक है, परिमार्जन होता है या और सुदृढ़ीकरण होता है। सुदृढ़ीकरण। अब इजी टू मॉडरेट आ जाएगा, ठीक है। मानसिक विकास, अगर क्वेश्चन करे कि मानसिक विकास या शारीरिक विकास दोनों संपूर्ण कब हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन किशोरावस्था ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मानसिक विकास और शारीरिक विकास के सुदृढ़ीकरण की बात करें, हालांकि सुदृढ़ मांसपेशियों का और शारीरिक सुदृढ़ीकरण में जितनी चीजें आती है, सबका अस्थियों का वगैरह सबका विकास हो जाता है इस अवस्था में। लेकिन मानसिक क्षमता की अगर बात करें तो ये तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगर क्वेश्चन करें कि मानसिक क्षमता के परिमार्जन और सुदृढ़ीकरण की अवस्था कौन सी होगी, तब आपका ऑप्शन किशोरावस्था नहीं जाएगा, ये युवावस्था भी हो सकता है। ठीक, तो बाद में चल करके इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट के साथ समझिए कि सुदृढ़ीकरण होता है, उसमें सुदृढ़ीकरण होगा और परिमार्जन होगा। यहाँ पे देखिए आईएमपी फैक्ट है, चिंतन, मनन और तर्क की विशेषता। ये बहुत बड़ी विशेषता है जो कि किशोरावस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में नहीं पाई जाती है। बाल्यावस्था में ये चीजें थोड़ा बहुत आती हैं, मतलब थोड़े बहुत विशेषताओं के साथ बालकों के अंदर आती हैं, लेकिन अभी इनका स्वरूप इस प्रकार का नहीं होता कि आप ये कह सके कि चिंतन, मनन और सब वही, मतलब किसी भी समस्या को लेकर के या किसी भी विषय को लेकर के चिंतन करने की अवस्था या मनन करने की अवस्था या तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी होगी, तो बाल्यावस्था को आपको ऑप्शन में नहीं मारना है, आपको ऑप्शन में किशोरावस्था को मारना है, ठीक है। चिंतन, मनन और तर्क की विशेषता, ये मेनली चूंकि मेन चीज विकास जो इसका होता है किशोरावस्था में ही होता है। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि किशोरावस्था में एक विशेषता पाई जाती है, जैसे ये जो चिंतन, मनन और तर्क है, ये परिपाक काल में भी देखने को मिलता है, बाल्यावस्था के परिपाक काल में भी देखने को मिलता है, लेकिन मैंने उसका स्वरूप बता दिया, उसका स्वरूप बड़ा सीमित होता है। लेकिन अब इसका स्वरूप जो है विस्तृत होने के साथ साथ व्यापक
व्यापक होता है। कहने का मतलब क्या है, अब एक विशेषता ये पाई जाती है कि एकाग्र, अब एकाग्र चिंतन, मनन और तर्क, ये वाला फाइल होती है। अगर आपसे पूछते ठीक है कि एकाग्र चिंतन, मनन या तर्क की जो अवस्था है या जो विशेषता पाई जाती है किस अवस्था में पाई जाती है, तुरंत आप आंख मूंद करके मारेंगे ऑप्शन क्या, किशोरावस्था। सीधे सीधे आपको ऑप्शन मारना है किशोरावस्था, क्योंकि इस अवस्था में किशोर या किशोरियां एकाग्र चिंतन करती हैं, मतलब कहीं एक जगह एकाग्र होकर के चिंतन करते हैं, ठीक है, मनन करते हैं, या हम कह सकते हैं ध्यान करते हैं, जबकि ये सब चीजें बाल्यावस्था में नहीं पाई जाती हैं। बाल्यावस्था में बस इसके बीज मिलते हैं, ठीक है। तो अगर इस एकाग्र चिंतन, मनन और तर्क की अवस्था या विशेषता जो पाई जाती है, सीधे सीधे ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था में पाई जाती है, ठीक है। तीसरा फैक्ट हम लोग देखते हैं, स्मृति या स्मरण क्षमता का विस्तार। आईएमपी फैक्ट है, स्मृति या स्मरण क्षमता का विस्तार अगर देखा जाता है तो एक तरह से माना जाता है, साइकोलॉजी बोलती है कि भैया किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो स्मृति या स्मरण क्षमता जो होती है, क्योंकि मानसिक क्षमता के अंतर्गत आती है, इसका पूर्णतः विस्तार हो जाता है, या कहने का मतलब ये अपनी पूर्णता की ओर चली जाती है। बाद की अवस्था में युवावस्था और प्रौढ़ावस्था जो भी अवस्थाएं आती हैं, इसमें उसका परिमार्जन और सुदृढ़ीकरण होता है। बाद की अवस्था में इन सब का क्या होगा, परिमार्जन होगा, सुदृढ़ीकरण होगा। क्या होगा, सुदृढ़ीकरण होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको समझ करके रखना है। अच्छा, एक चीज और है, मैंने बताया था कि इस अवस्था में, किशोरावस्था को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समस्यात्मक काल कहा है, चलिए उस पर भी जिक्र करेंगे। लेकिन जो समस्यात्मक काल कहा है, इस समस्यात्मक काल को कहने के पीछे उनका रीजन क्या है, उनका रीजन जो है संवेगात्मक उथल पुथल है वगैरह है। लेकिन एक जो अमूर्त रीजन है जो कि दिखाई नहीं देता है, वो अमूर्त रीजन में आप साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखिए, जैसे चौथा फैक्ट कहते हैं कि संवेगात्मक दृष्टिकोण से किशोरावस्था उथल पुथल और समस्यात्मक काल है। तो देखिए, संवेगों का विकास जो होता है, अधिकतर संवेगों का जो विकास होता है वह इसी में हो जाता है, किशोरावस्था में हो जाता है। कोई संवेग बस्तावस्था है नहीं, सभी प्रकार के संवेगों का विकास अगर पूछे तो आपका ऑप्शन जाएगा कि किशोरावस्था में हो जाता है। लेकिन इस समय आप देखिए, ये जो संवेग होते हैं ना, ये जो संवेग है किशोरावस्था में, इनमें बड़ा उथल पुथल होता है, ठीक है। इसीलिए इसको अगर पूछे कि किस अवस्था को समस्यात्मक काल कहा जाता है, आपका ऑप्शन जाएगा भैया किशोरावस्था को कहा जाता है। अब ये जो संवेग होते हैं, संवेगों में जो उथल पुथल होता है, इजी टू मॉडरेट है, इसमें जो उथल पुथल होता है, इसके कारण जो होते हैं आंतरिक होते हैं, मेनली जो होते हैं आंतरिक होते हैं। और इन आंतरिक कारण के लिए आपके हार्मोन्स मेनली जिम्मेदार होते हैं। इन हार्मोन्स के कारण जो है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सिर्फ किशोरावस्था में ही निकलते हैं या स्राव होते हैं आंतरिक ग्रंथियों से, तो इनका प्रभाव इस पर पड़ता है, शरीर पर भी पड़ता है, शारीरिक विकास पर भी पड़ता है और मानसिक विकास पर भी पड़ता है। तो ये जो संवेगों के उथल पुथल के लिए मेन जिम्मेदार जो होते हैं, उसमें आंतरिक कारण में हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और बाह्य कारण भी जिम्मेदार होते हैं, ऐसा नहीं है, बाह्य कारण भी जिम्मेदार होते हैं। बाह्य कारण में वातावरण जिम्मेदार होता है, बाह्य वातावरण या आपकी बाह्य परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि सामंजस्य और तालमेल बिठाने में किशोर को समस्या उत्पन्न होती है।
ठीक है, तो इस हिसाब से इसको समस्यात्मक काल कहा गया है। ठीक, अच्छा देखिए मैं यहाँ पे 2 हार्मोन्स का जिक्र करने जा रहा हूँ। 2 हार्मोन्स होते हैं, जैसे एक होता है आर्जिनिन, और एक है हिस्टाडीन। ये एक प्रकार के हार्मोन्स, या चूंकि अमीनो अम्ल ही अमीनो अम्ल से ही हार्मोन्स का निर्माण होता है, अमीनो अम्ल है। ये किशोरों के लिए अनिवार्य है, ये किशोरों के लिए अनिवार्य है, किशोरों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, बहुत ही अहम फैक्ट है। कौन से 2 ऐसे अमीनो अम्ल हैं, अगर हार्मोन भी पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन से ऐसे 2 अमीनो अम्ल हैं जो किशोरों के लिए अनिवार्य होते हैं? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा आर्जिनिन और हिस्टाडीन, क्योंकि इनका स्राव होना या इनका किशोरावस्था में निकलना ग्रंथियों से, ग्लैंड से, या इनका निर्माण होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आर्जिनिन और हिस्टाडीन को आपको याद करके रखना है। ये ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो किशोरों के लिए अनिवार्य होते हैं, लेकिन जब आप युवावस्था में पहुंचते हो, युवावस्था में ये जो है शरीर में स्वयं बनने लगते हैं, शरीर में स्वयं बनने लगते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया कि युवावस्था में शरीर में स्वयं बनने लगते हैं, लेकिन किशोरावस्था में इनको हमको लेना पड़ता है, इनको हमको लेना पड़ता है। युवावस्था में तो बनने लगते हैं, शरीर में स्वयं बनने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब आर्जिनिन और हिस्टाडीन को लेने के लिए हमको बाह्य स्रोतों पर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर इसकी कमी होती है, आर्जिनिन और हिस्टाडीन की कमी होती है, तो कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक समस्याएं किशोरों में उत्पन्न होती है, क्योंकि ये किशोरावस्था में उत्पन्न होते हैं। इस फैक्ट को आपको याद करके रखना है। ठीक है, चौथा पार्ट ऑफ फैक्ट देखें, तथ्यों के सामान्यीकरण। की अवस्था, मतलब ये विशेषता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तुरंत ऑप्शन मारिएगा, किशोरावस्था में पाई जाती है। जो तथ्य होते हैं या परिस्थितियां होती हैं, उसके साथ तालमेल और सामंजस्य जो बिठाता है, वह कौन बिठा लेता है? किशोर बिठा लेता है, बालक नहीं बिठा पाता है। बालक तथ्यों के साथ सामान्यीकरण नहीं कर पाता है, या करता है तो बड़े सीमित दायरे या क्षेत्र में करता है। तो अगर क्वेश्चन करे भैया तथ्यों या परिस्थितियों के साथ सामान्यीकरण, हालांकि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि अवस्था या विशेषता किसमें पाई जाती है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए एक फैक्ट बहुत ही अहम है, छठवां, समस्या को अमूर्त संकेतों के माध्यम से समाधान। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, इस पे आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। यहां पे देखिए बोल क्या रहा है कि जो समस्या, देखिए कि किशोरावस्था को समस्यात्मक काल कहा गया है, तो समस्या तो हालांकि जिंदगी भर चलती रहती है, लेकिन किशोरावस्था में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि अवांछनीय होती हैं। कुछ समस्याएं तो वांछनीय होती हैं, आनी ही आनी है और उससे आपको निपटना ही निपटना है, लेकिन कुछ समस्याएं अवांछनीय होती हैं, आप खुद मतलब बुलावा दे देते हो, उसके लिए कई सारे कारण वगैरह होते हैं। तो समस्या के अमूर्त संकेत, इस पे आपको ध्यान देना है। समस्या को अमूर्त संकेतों के माध्यम से समाधान करने की जो विशेषता पाई जाती है, वह किसमें पाई जाती है? आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था में पाई जाती है। क्यों? अच्छा, इसका रीजन क्या है? मूर्त अमूर्त में आप जानते ही हैं, मूर्त जो दिखाई दे, अमूर्त जो दिखाई न दे। समझ गए आप लोग? तो जैसे क्या होता है कि किशोर के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो गई, मान लीजिए किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो सकती है, ठीक है, तो अब जो चीज उसको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो जिसका वो प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, अब प्रत्यक्षीकरण तो कर ही रहा है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण करने के बाद भी अगर उस समस्या से उसका समाधान नहीं निकलता है, तब वो अमूर्त चिंतन करना शुरू करता है, अमूर्त संकेतों को प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है। मतलब जो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वहां उसका चिंतन चला जाता है कि शायद वहां से कोई हल उसको मिल पाए।
मतलब अमूर्त संकेत या अमूर्त चिंतन करता है ताकि उस समस्या से समाधान उसको मिल जाए। प्रत्यक्षीकरण द्वारा चिंतन नहीं, प्रत्यक्षीकरण द्वारा जो दिख रहा है वो जो दिख रहा है तो दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है तो अब उसको कैसे करेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए। आप लोग कई लोग मित्र हैं, कई लोग दोस्त हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं आप लोग। एक दोस्त आकर के कहता है कि फलाने आपकी बड़ी बुराई कर रहा था। मान लीजिए कोई दोस्त आकर कहता है फलाने आपके बारे में ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। तो किशोर जो होता है, किशोर की बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी होती है कि उसको बहकावा में इतनी जल्दी नहीं आ पाता है। उनके कहने पर वह तुरंत विश्वास नहीं कर लेता है। या कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा तो विश्वास कर भी लेते हैं, लेकिन चूंकि वह अब वो अमूर्त चिंतन करेगा कि अमूर्त चिंतन यही हो गया ना कि अब वो अमूर्त चिंतन उस जिस दोस्त के बारे में बुराई करी गई है या बताया गया है, उस दोस्त के बारे में वो अमूर्त चिंतन करने लगता है कि शुरू से लेकर चिंतन करता है उसका व्यवहार मेरे साथ कैसा था, वह कैसे मेरे साथ पेश आया, या वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यही अमूर्त चिंतन हो गया। ये कई चीज़ों पर उसका अमूर्त चिंतन हो सकता है। जैसी समस्या होगी वैसा अमूर्त चिंतन होगा। तो ये जो अमूर्त संकेतों के माध्यम से समस्या के समाधान निकालने की जो विशेषता होती है, ये आपकी किशोरावस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसको आपको याद करके रखना, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। अब देखिए एक फैक्ट और है 7वां, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की समझ या आप बोलो विकास। दोनों एक ही चीज है, बहुत ही एकदम कॉमन सा फैक्ट है। अगर पूछे कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों की समझ और विकास की अवस्था कौन सी है, या सामाजिक और नैतिक मूल्य जो होते हैं यह किस अवस्था में विकसित हो जाते हैं, तो आपका तुरंत ऑप्शन आ जाएगा कि भैया किशोरावस्था में इसका विकास हो जाता है। किशोरों या किशोरियों को इसके बारे में समझ अच्छे से हो जाती है कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। और नैतिकता और अनैतिकता के बीच, देखिए नैतिकता अनैतिकता के बीच, नैतिकता अनैतिकता, वास्तविकता अवास्तविकता, के बीच भेद करने का जो काल होता है या भेद करने की जो विशेषता पाई जाती है वो मेनली इसी अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? किशोरावस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में नहीं। बाल्यावस्था मैंने कहा ना कि कुछ के बीच पड़े होते हैं, कुछ सीमित दायरे में होता है, लेकिन इसका दायरा जो है अपना व्यापक रूप या प्रचंड रूप कब दिखाता है, तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा भैया ये सामाजिक और नैतिक मूल्यों की समझ या विकास की जो अवस्था है वो किशोरावस्था है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, मिटाने के बाद आगे देखते हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए किशोरावस्था में एक फैक्ट देखते हैं, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण या आप कह सकते हो समझ बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। बाल्यावस्था में ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समझ जो विकसित होती है वह मेनली अपने पूर्ण रूप में किशोरावस्था में ही आ जाती है। यानी राष्ट्रीयता, ठीक है, राष्ट्रीयता की अगर बात करी जाए, जैसे भारत की बात करी जाए, तो वह भारत के बारे में ये जानने लगता है भारत हमारा देश है, हमारा इसके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। अमेरिका यहाँ पे स्थित है, अमेरिका विदेश है, ठीक। तो ऐसी भावना का विकास उसके अंदर पूर्ण रूप से इसके बारे में समझदारी उसके अंदर कब आती है, तो आपका ऑप्शन रहेगा किशोरावस्था में। या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से वह किसी चीज की व्याख्या या चिंतन किस अवस्था में करता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था में करता है, ठीक है।
तो मानसिक विकास में ये सारी चीजें देखी जाती हैं मेनली। अब हम कुछ चीजों पर चलते हैं कि चूंकि किशोरावस्था में इस अवस्था में जो किशोर या किशोरी होती है पूरी तरह से बहिर्मुखी हो जाते हैं, मतलब बाहरी जगत या वातावरण के साथ उनका संपर्क पूरी तरह से हो जाता है और उसमें उनका इंटरेस्ट भी होता है या उसमें उनका लगाव भी होता है। तो इसके कारण जब उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इस व्यक्तित्व के कारण, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कारण उनमें कई प्रकार की भावनाओं का विकास हो जाता है, जैसे कि कई प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। जैसे आप इसमें कह सकते हो दया, परोपकार, पारस्परिक सहयोग, समर्थन, घनिष्ठ मित्रता, प्रतिष्ठा, पदवी, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा। देखिए किशोरावस्था की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या विशेषता है कि इस अवस्था में जाकर के सामाजिक गुण होते हैं, कुछ नैतिक और सामाजिक गुण होते हैं, इनका पूरी तरह से विकास हो जाता है। जैसे दया की भावना का विकास या परोपकार की भावना का विकास या पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास, समर्थन की भावना का विकास, घनिष्ठ मित्रता, जो घनिष्ठ मित्रता स्थापित होती है वह किशोरावस्था में ही होती है। और घनिष्ठ मित्रता में जो है ये उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, इसके बाद उसको जो है प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान की भी चिंता लगी रहती है। वह समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, ठीक है ना। उसको और पदवी जो होती है, उसका जो पद होता है, कोई जरूरी नहीं नौकरी से ही उसके पद की बात किया जाए, वह चाहता है कि उसका जो पद हो वह गरिमामय हो। कहने का मतलब क्या है कि उसके प्रति लोगों का सम्मान, लोग उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करें या सम्मानित महसूस करना चाहता है, इसलिए उसको अपने पद की चिंता भी रहती है और इस प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करने की कोशिश भी करता है। ईमानदारी जैसे गुण का भी विकास हो जाता है उसके अंदर, कर्तव्य निष्ठा जैसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है या गुण का विकास होता है। तो इन सारे गुणों का जो विकास होता है इसमें मेनली जो योगदान देता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व देता है। यानी कि जब वो समाज में जुड़ता है तो समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां और विभिन्न प्रकार के लोगों से जुड़ता है, तो इस प्रकार के सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार के अगर गुणों के विकास की बात करें कि किस अवस्था में होता है, तो आपका ऑप्शन किशोरावस्था ही जाएगा। बाल्यावस्था मत मारिएगा, ठीक है, या युवावस्था मत मारिएगा। युवावस्था में ये सारी चीजें जो होती हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इनमें परिमार्जन और सुदृढ़ीकरण होता है, क्योंकि समय के साथ साथ आदमी बहुत कुछ सीखता रहता है या पूरी जिंदगी भर सीखता रहता है। तो मेनली इनका विकास इस अवस्था में हो जाता है, लेकिन इसमें परिमार्जन और सुदृढ़ीकरण लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जाएगा मतलब इन सब चीजों के बारे में आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था, ठीक है ना। अब देखिए जैसे इस अवस्था में मतलब किशोरावस्था में ही क्योंकि समाज से जुड़ता है तो समाज सेवा, ठीक है, धर्म ईश्वर, वीर पूजा, स्वाभिमान, हाँ इसको भी कर सकते हैं व्यवसाय आदि। अच्छा देखिए
अब किशोरावस्था में ये सब विशेषताएं उसके अंदर पाई जाती हैं। क्या क्या? जैसे समाज सेवा की जो भावना विकसित होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन अगर पूछे कि भैया समाज सेवा की भावना का विकास कब होता है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कि भैया किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में नहीं होता है, युवावस्था में। बार बार बोल रहा हूँ युवावस्था, और बाद में चलके इसमें परिमार्जन और उसमें सुदृढ़ीकरण होता है। धर्म तथा ईश्वर, धर्म तथा ईश्वर के बारे में बालक नहीं सोचता है, या बालक अगर धर्म तथा ईश्वर के बारे में देखता है तो उसको सीरियसली नहीं लेता, या उसकी समझ इतनी विकसित नहीं होती है कि धर्म क्या होता है, ईश्वर क्या होता है। तो इस अवस्था में धर्म तथा ईश्वर के बारे में वह सब कुछ जानने लगता है, उसके बारे में तार्किक चिंतन करता है, तार्किक चिंतन भी शुरू कर देता है, चाहे धर्म हो चाहे ईश्वर हो, ठीक है, या उसको मानने लगता है। मानने या ना मानने का, माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन इसके बारे में वो सोचना, या मतलब इसके बारे में पूरी तरह से उसकी जानकारी विस्तृत कब हो जाती है, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि किशोरावस्था में। वीर पूजा, वीर पूजा की भावना का विकास होता है। जैसे क्या होता है कि देखिए किशोरावस्था में, ये बहुत ही अहम फैक्ट है, किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना या वीरों के प्रति प्रतिष्ठा, सम्मान की भावना का जो विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। आप लोग कॉमनली देखते होंगे कि किशोरावस्था में मैंने पढ़ाया, मैं जब क्लास लेता हूँ या पढ़ाता हूँ तो मुझे लोगों को बहुत से लड़के ऐसे भी हैं जो किशोरावस्था पार कर चुके, युवावस्था में है, तब भी उनमें देखा जाता है कि थोड़ा जिनका व्यक्तित्व जो है सामान्य रहा है, या धर्म से संबंधित रहा है, या अहिंसात्मक रहा है, या मानवतावादी दृष्टिकोण रहा है, उनमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है किशोरावस्था में। उनका इंटरेस्ट वैसे व्यक्तित्व में होता है कि जो जिनकी प्रवृत्ति वीर मतलब वीरता की जो परिभाषा है किशोरावस्था में वो अलग ढंग से लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे क्रांतिकारी लोग जैसे थे, जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, या बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत से हमारे क्रांतिकारी हैं। तो आप किशोरों से कुछ पूछेंगे ना कि भैया मतलब गांधी जी महान थे, या गांधी जी का व्यक्तित्व कैसा था, तो शायद उसको नहीं बता पाएंगे, या उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट उनका नहीं रहेगा। उनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा भगत सिंह में, चंद्रशेखर आजाद में, या उनमें रहेगा। दोनों ही लोग देशभक्त हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों की कार्य प्रणाली, रणनीति अलग अलग है। लेकिन किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें थोड़ा सा ये भावना पाई जाती है कि वो वीरों के प्रति सम्मान ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हिंसा और अहिंसा में मेनली देखा ये गया है कि अभी आप किशोरावस्था में अभी दो चार मित्र हैं, अगर कहीं पे एक मित्र आकर कह दिया कि फलाना हमको गाली दे रहा था, फलाना हमको कुछ मतलब ऐसा कुछ कर रहा था, मार पीट दिया, तो अब 4-5 लोग झुंड बना करके जाकर के उसके मतलब प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, मारने पीटने जो कुछ भी करना हो। वो सोचते नहीं है कि उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि हम ये सब करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तुरंत उनकी प्रवृत्ति हिंसात्मक हो जाती है। इसके लिए वही जिम्मेदार नहीं है, थोड़ा इंटरनल, मैंने बोला ना, हार्मोनल थोड़ा इफेक्ट होता है, संवेगात्मक उथल-पुथल होती है, इसके कारण भी ऐसा होता है। तो वीर पूजा की जो भावना होती है इस समय होती है जब ये युवावस्था में पहुँचते हैं ना, तब ये जो है इनके अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होता है, समझदारी में परिमार्जन होता है, सुदृढ़ीकरण होता है, तब ये लोग जो है इसमें जो है ज़्यादा, तब इसकी तरफ से हट करके उनका ध्यान दूसरी तरफ जा सकता है या जाता भी है, ठीक। अच्छा, स्वाभिमान की भावना की अगर बात करें तो मेनली इसी अवस्था में आ जाती है, विकसित होती है। व्यवसाय के प्रति चिंता किशोरावस्था में उत्पन्न हो जाती है, बाल्यावस्था में नहीं होती है। किशोरावस्था में कैरियर की अगर हम बात करें, कैरियर की चिंता, या इसको हम बोलते हैं भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता किस अवस्था में आती है या किस अवस्था की विशेषता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि किशोरों को अपने भविष्य के प्रति चिंता होने लगती है, या कहने का मतलब उनको अपने कैरियर बनाने की चिंता होती है कि हमको अपना कैरियर बनाना है। बाल्यावस्था में ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किशोरावस्था में देखी जाती है, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट का नाम मैं लेना चाहूंगा, कोलसनिक ने कहा, कोलसनिक कहते हैं कि किशोर व किशोरियों
में अपने शरीर व स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है और कोल्सनी की ये परिभाषा आपको याद करके रखनी होगी कि किस साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि किशोर और किशोरियों दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति क्या होती है, संवेदनशीलता होती है, चिंता होती है। तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया कोल्सनी जी कहते हैं। कौन कहता है? कोल्सनी जी कहते हैं कि किशोर, देखिए क से किशोर और क से कोल्सनी, तो इनको आप क से जोड़ करके रखिए। किशोर व किशोरियों में अपने शरीर व स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। जो किशोर होते हैं वो अपने शरीर को क्या मतलब वो भी अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस समय एक नया पैटर्न चला हुआ है कि किशोर किशोरियां, अधिकतर किशोरियां भी जाती हैं, जिम में जाते हैं लोग अपने शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपने को बलिष्ठ और मजबूत दिखाने के लिए या शारीरिक आकर्षण को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो किशोर और किशोरियों में अपने स्वास्थ्य और शरीर दोनों की चिंता रहती है। किशोरियां अपने शरीर को क्या करती हैं? नारीत्व रूप प्रदान करने की चिंता रहती है, इनको नारीत्व आकार की चिंता रहती है। ठीक है, और जो किशोर होते हैं वो अपने शरीर को बलिष्ठ और आकर्षण पूर्ण बनाना चाहते हैं, और किशोरियां नारीत्व आकार और सुंदर दिखना चाहती हैं। इसकी ये जो विशेषता पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है? सीधे सीधे किशोरावस्था में पाई जाती है। तो इनकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। किसने कहा था? कोल्सनी जी ने कहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको यार कुछ समझना ही नहीं है, आप आराम से इसमें कर ले जाओगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए इसको मिटाते हैं और इसको मिटाने के बाद हमारा किशोरावस्था से क्लियर हो जाएंगे फैक्ट। दूसरी परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा या कथन कर सकते हैं। मैंने कहा था पहले भी बहुत सारी परिभाषाएं मैंने बताई हैं, सबको मतलब एकदम तोड़ मरोड़ करके मैंने पेश किया है, एकदम उसको समझाने का प्रयास किया है। वैलेंटाइन जी की दो परिभाषा हमने पीछे पढ़ ली है, एक चीज और पढ़ लेते हैं वैलेंटाइन जी से। वैलेंटाइन जी क्या कहते हैं? किशोरावस्था में किशोरों व किशोरियों में समानता व विभिन्नता पाई जाती है या देखी जाती है। अब इनके इस कथन को आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब कैसे इनके कहने का तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा, पर इसी तो ये आपको याद करके रखना है कि कौन कह रहा है? वैलेंटाइन जी कह रहे हैं। वैलेंटाइन जी क्या कह रहे हैं कि किशोरावस्था में किशोरों व किशोरियों में समानता और विभिन्नता दोनों देखी जाती है। तो वैलेंटाइन से आपको समानता, ज्यादा चीजें नहीं याद रखने की जरूरत है, सिर्फ इतना, अगर किशोर और किशोरियों में समानता विभिन्नता दोनों एक दूसरे के विपरीत है, समानता का विभिन्नता होता है, तो समानता विभिन्नता शब्द जहां पे आएगा समझ लीजिए कि वो वैलेंटाइन जी की परिभाषा है, वैलेंटाइन जी का कथन है। तो इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में किशोरों और किशोरियों दोनों में समानता और विभिन्नता पाई जाती है। अच्छा देखिए, इसमें मेनली क्या है ना कि जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे अभी समानता की हमने बात करें, दोनों में समानता क्या होता है? तो कुछ तो मतलब शारीरिक होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं। ठीक है, कुछ आपको वाह दिखते हैं, व्यवहार में दिखते हैं। तो जैसे आंतरिक बात करें तो आंतरिक में कुछ चीजें शरीर की विशेषताएं मैंने बता दी हैं कि लंबाई या भार में दोनों में अंतर होता है, तो सीधी सीधी विभिन्नता हो गई शारीरिक दृष्टिकोण से। और मानसिक दृष्टिकोण से भी मैं विभिन्नता की अगर बात करूं तो एक चीज देखा गया है कि हालांकि साइंस इसको नहीं मानता है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मलाइजेशन देखा गया है कि
कि जो किशोरियां होती हैं, किशोरियां, उनकी मैथमेटिकल और लॉजिकल थिंकिंग जो होती है थोड़ा वीक होती है, ये चीज देखी गई है। अब हालांकि साइंस ये नहीं मानता कि मानसिक रूप से वो मतलब मानसिक दृष्टिकोण से लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं, ये साइंस नहीं मानता है। सबका विकास एक तरह से होता है, लेकिन अब बाह्य वातावरण या रुचि या क्या ऐसा है जिसके कारण ये समस्या देखी गई है। किशोरियों में क्या देखा गया है कि अधिकतर इनका जो है ये विभिन्नता है। किशोरियों में देखा गया है थोड़ा सा कि मैथमेटिकल और लॉजिकल थिंकिंग की थोड़ी सी कमी पाई जाती है इसकी अपेक्षा, किशोरों की अपेक्षा। अब इसमें ऐसा नहीं है, अब इसमें भी अपवाद हैं। अब बहुत सी ऐसी किशोरियां होती हैं जिनकी ये ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और किशोरों की कम होती है। हालांकि इस पे विवाद हो सकता है, इसको मैंने समझाने के दृष्टिकोण से आपके सामने रखा है क्योंकि व्यवहार में आप लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन इस पे हमको ज्यादा नहीं जाना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल रखेंगे, वहां पे देखते हैं समानता और विभिन्नता क्या होती है। जैसे इस समय किशोरावस्था में भी देखा जाता है कि इनकी रुचि क्या होती है, रुचि किन क्षेत्रों की तरफ होती है। तो अगर हम रुचियों की बात करें, तो पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, नाटक, उपन्यास, सिनेमा, पर्यटन, कहानियां, रेडियो सुनना। अब बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें। सामाजिक समारोहों में भाग लेना, आदि। अब ये कुछ एग्जाम्पल है। देखिए ये सारी चीजें, ये सभी चीजें आपको किस अवस्था में ये विशेषताएं आपको नॉर्मली देखने को मिलती हैं, तो आप तुरंत ऑप्शन मारिए कि पत्र पत्रिकाएं पढ़ने। इस समय पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि किस अवस्था में जागृत होती है, तो आपका ऑप्शन रहेगा किशोरावस्था में। नाटक देखने, ठीक है, नाटक देखने या उपन्यास पढ़ने या सिनेमा देखने या पर्यटन करने या कहानियों को पढ़ने या रेडियो को सुनने या सामाजिक समारोहों में भाग लेने या बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने आदि कुछ और भी है। ये विशेषता किस उम्र में आती है या किस अवस्था में आती है, तो आपका ऑप्शन रहेगा किशोरावस्था में आती है। अब यहाँ पे हो जाता है समानता और विभिन्नता की बात। जैसे कुछ चीजें हैं जो एकदम से सामान्य है, जैसे कि कुछ किशोर और किशोरियां पत्र पत्रिकाएं पढ़ना पसंद कर सकते हैं, तो कुछ नहीं भी कर सकते हैं। कुछ नाटक और उपन्यास पढ़ना देखना पसंद कर सकते हैं, तो कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से कुछ ऐसे भी होते हैं कि मतलब पर्यटन में रुचि रखते हैं बहुत से लोग, बहुत से नहीं भी रख सकते हैं। तो सबका मतलब समानता और विभिन्नता, कुछ क्षेत्रों में समानता पाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। सामाजिक समारोहों में भाग लेना, सामाजिक समारोहों में भाग लेना ये बड़ा ही अलौकिक चीज है। तो सामाजिक समारोह जो भी होते हैं या ऐसे कुछ प्रदर्शनियां भी होती हैं, तो इसमें ये लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। एक कॉमन फैक्ट देखा गया है। अब जैसे मान लीजिए, क्योंकि व्यक्ति तो 3 प्रकार के होते हैं, सिगमंड फ्रायड ने बोला है ना कि बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। तो अगर मान लीजिए इसमें भी सबसे बड़ी चीज ना कि व्यक्ति के ज्ञान का, किस प्रकार से ज्ञान अर्जित किया है, उसके घर और परिवार का वातावरण क्या है और किस प्रकार की परिस्थितियां उसके साथ परिस्थितियों में पला बढ़ा है, कौन सी परिस्थितियां से होकर के गुजरता है, उसका भी इन सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोई किशोर अंतर्मुखी है, अगर अंतर्मुखी कोई किशोर या किशोरी है तो सामाजिक समारोह में भाग लेने में रुचि नहीं रखेगा, 100% नहीं रखेगा। पर्यटन में रुचि नहीं रखेगा, 100% नहीं रखेगा। हाँ, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि रख सकता है,
क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपने आप में खोए रहता है, तो पत्र पत्रिकाएं उसको अकेले बैठ करके कहीं पे पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है, लेकिन जैसे ही सामाजिकता की बात आएगी तो उससे दूर भागेगा वो। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होगा ये सब में समाहित हो जाएगा, इन सारी चीजों में वह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। तो ये सारी विशेषता किसमें पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था में। और इसमें जो समानता और विभिन्नता देखी जाती है, तो इसमें सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? किशोर और किशोरी के व्यक्तित्व का होता है, यानी पर्सनालिटी का होता है, ठीक है ना। ये आधार है, क्या है? आधार है, या इसको आप सीढ़ी बोल सकते हो, ये सीढ़ी है, यही इसको इन पर चढ़ाती है, तो व्यक्तित्व, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एक परिभाषा पर हम जिक्र करना चाहेंगे। किसकी परिभाषा होगी? वैलेंटाइन की हो गई, कोलसनिक की हो गई। अच्छा एक चीज और देख लें कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कारण, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कारण दोनों में, यानी किशोर और किशोरी दोनों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि आत्मनियंत्रण या स्वनियंत्रण, ठीक है, आत्मनिर्भरता, या स्वावलंबन की भावना आप बोलते हो, अनुशासन की भावना, जब बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, किशोरों का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि व्यक्तित्व में कई सारी चीजें होती है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो मेनली साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी बोलती है कि किशोर और किशोरी अधिकतर बहिर्मुखी होते हैं। तो ये सारी चीजों, ये जो चीजें हैं, आत्मनियंत्रण की भावना, स्व पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, किसी भी परिस्थिति या किसी भी मतलब दशा में अपने आप पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, उनको अच्छी तरह से पता होता है। किशोर बालक शिशु की बात छोड़ दीजिए, बाल्यावस्था में ऐसी चीज नहीं देखी जाती। आत्मनियंत्रण की भावना बीजी अवस्था में होती है, उनमें ये चीज अभी सीमित मात्रा में होती है। आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन की बात करें तो किशोर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ठीक है, स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, यानी किसी के सहारे रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अनुशासन की भावना की अगर बात करें तो हालांकि बाल्यावस्था में भी अनुशासन की भावना विकसित होती है, क्योंकि घर से ही शुरुआत हो जाता है इन सब चीज़ों को पढ़ाने का। लेकिन अनुशासन के महत्व को अगर कोई ठीक से समझता है या ठीक से पालन करता है तो वह किशोर या किशोरी ही कर सकता है, ठीक है, किशोर या किशोरी। अब देखिए कुछ चीजें, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हम देखते हैं कि किशोर और किशोरियों में एक समस्या, एक चीज पाई जाती है, कॉमन पाया जाता है, कॉमन सा फैक्ट, जैसे कि हमारे कुछ पुराने रीति रिवाज हैं, पुराने रीति रिवाज, या हम कह सकते हैं परंपराएं, या हम कह सकते हैं मान्यताओं, आदि को सहज रूप से स्वीकार नहीं करते। आइडेंटिटी फैक्ट है, किशोरावस्था से आप लोग भी गुजरे होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि बहुत से ऐसे रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं होती हैं जो कि हमारे समाज में प्रचलित हैं, ठीक है। अभी भी रीति रिवाज, कुछ परंपराएं और कुछ मान्यताएं जो कि हमारे समाज का एक हिस्सा है, पहले से ही चली आ रही हैं। तो अब इन रीति रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं को किशोर को स्वीकार करने में परेशानी महसूस होती है, क्योंकि वह उसको क्या मानता है? व्यर्थ मानता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम हमारे अपने समाज की जाति व्यवस्था की बात करें, जाति व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है, हाँ। तो अब आप थोड़ा सा अलग चले जाइए, एक पीढ़ी से थोड़ा पुरानी पीढ़ी में जाइए, आपके पिताजी और दादाजी के वाली पीढ़ी में जाइए, तो वो लोग इन सब चीज़ों को, जो पुराने रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, जाति व्यवस्था,
इस पर ये लोग बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देते हैं, ठीक है ना, इसका बड़ा अनुशासित ढंग से पालन करते हैं। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते क्योंकि हम लोग नए परिवेश में आए हैं और समाज बदला, परिस्थितियां बदली और हम लोगों की सोच भी बदल चुकी है। हम लोग जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं, लेकिन अब इसको लेकर के घर में जो लोग मानते हैं, जो पुरानी विचारधारा के हैं, हम तो उसमें संघर्ष होता है। वो चाहते हैं कि हम इसको माने, हम तो सबके साथ उठ बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे रीति रिवाज भी हैं, कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जिनको किशोरों को मानने में, या हम लोग भी मतलब किशोरावस्था में नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग इन सब चीज़ों को शुरू से ही नहीं मानते हैं। कुछ रीति रिवाज परंपराएं हम लोगों को अजीब लगती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की भावना का जो विकास होता है, हम किशोर जो होते हैं इसको तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं, तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं, तब जा करके उसको मान्यता देंगे या नहीं देंगे। ऐसे ही विश्वास उस पर नहीं करते हैं, चाहे वो हम धर्म की बात करें चाहे ईश्वर की बात करें। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, बहुत से आस्तिक होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यही है कि किशोरों में इन सब चीज़ों के प्रति विरोध की भावना पाई जाती है, इन सब चीज़ों को सहज रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ों की बात आएगी कि किस अवस्था में पाई जाती है सब भावना या गुण या विकास किस अवस्था में होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था में होता है, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट वाली चीज पर डिस्कस कर लेना जरूरी होगा। एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम आप लोग याद कर लीजिए, जीएस हाल। जीएस हाल, इनकी एक पुस्तक है एडोलसेंस, एडोलसेंस, ठीक है ना। इन्होंने सर्वाधिक अध्ययन किया है किस पर, किशोरावस्था पर। तो इस फैक्ट को आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जानना जरूरी है, हालांकि आपकी किताब में है, इसको मैं मतलब किताब में है और क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में कितने किशोर के पास कितने शब्द भंडार या वोकाबुलरी का ज्ञान हो जाता है, कितने शब्दों का ज्ञान हो जाता है, तो लगभग 9000। 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में लगभग 11700 शब्दों का भंडार हो जाता है। 18 वर्ष की आयु में 18 वर्ष की आयु में 13500 यानी 13500। तो ये जो शब्द भंडार है इनकी वोकाबुलरी की बात हो रही है, ठीक है ना। अब ये साइकोलॉजी से मानते हैं, साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिकों की धारणा है कि 14 वर्ष की अवस्था में, 14 वर्ष की अवस्था में जो किशोर होता है उसके पास लगभग कितने शब्दों का भंडार होता है, तो 9000। 16 वर्ष की आयु में उसके पास कितने शब्दों का भंडार होता है, तो 11700। 18 वर्ष की आयु में उसके पास कितने पास शब्दों का भंडार होता है, तो 13500। इनको आप याद करके रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है, तीनों को आपको याद करके रखना है। और जीएस हाल, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन करें कि सर्वाधिक जो है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में सर्वाधिक अध्ययन किसने किया है, तो आपका ऑप्शन जाएगा जीएस हाल ने किया है। एडोलसेंस किसकी रचना है, तो आपका ऑप्शन जाएगा जीएस हाल की रचना है। और इन्होंने जो अध्ययन किया है एडोलसेंस का मतलब ही क्या होता है, किशोरावस्था। तो जीएस हाल ने क्वेश्चन कर सकता है, जीएस हाल ने मतलब किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत अध्ययन किया है, तो आपका ऑप्शन जाएगा एडोलसेंस में। तो एक लाइन से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक 3 चीजें आपको याद करके रखनी है। एक फैक्ट ये जाता है कि किशोरावस्था में सामूहिक खेल, स्काउटिंग
पर्यटन, एनसीसी, एनएसएस, को शिक्षा के साथ शामिल करना आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये सारी चीजें जो होती हैं, देखिए खेल के साथ साथ हालांकि नए सब्जेक्ट में नए जो सिलेबस बना हुआ है उसमें इन सब चीजों को शामिल किया गया है। सामूहिक खेल, ठीक है, स्काउटिंग, पर्यटन, एनसीसी, एनएसएस जैसे कोर्स को, जैसी चीजों को आपको मतलब किशोरावस्था में शिक्षा के साथ साथ इनको भी शामिल करना चाहिए। इससे क्या होता है, इसको शामिल करने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि इससे किशोर के अंदर जो है कि बहुत कई ऐसी भावनाएं होती है जो विकसित होती हैं, जैसे सामाजिकता की भावना का विकास होगा उसको, ठीक है ना, सहयोग की भावना का उसके अंदर विकास होगा, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होगा, इसके साथ साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़ेगा या शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। तो इन सब चीजों को शामिल करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने क्यों कहा कि इससे क्या होता है कि किशोर के अंदर सामाजिकता की भावना का विकास होता है, ठीक है ना, सामाजिकता की भावना का विकास होगा, सहयोग की भावना का विकास होगा, राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम की भावना का विकास होगा, साथ ही साथ उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी विकास होगा। तो एक साथ कई चीजें मतलब इससे जुड़ी हुई हैं। तो इन सब चीजों को शामिल किस अवस्था में करनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था में। एक चीज और मैं जिक्र करना चाहूंगा आपसे, ठीक है, दो रोगों के बारे में जो कि मेनली किशोरावस्था में होते हैं। एक है आपका पीडोफिलिया, और एक है आपका हिस्टीरिया। ठीक है, ये दोनों क्या है, मनोरोग हैं। ये दोनों मनोरोग हैं और ये दोनों मेनली जो है किशोरावस्था में देखे जाते हैं, पीडोफिलिया और हिस्टीरिया। हिस्टीरिया मेनली किसको, किशोरियों को, ये जो है मतलब किशोरियों से संबंधित है, यानी कहने का मतलब मेनली किशोरावस्था में ये देखी जाती है, किशोरियों से संबंधित है। और ये जो है किशोर और किशोरी कोई भी प्रभावित हो सकता है, किशोर चाहे किशोरी, मतलब बालक चाहे बालिका या वयस्क जो भी आप कर लो, तो दोनों ऐसे लोग हैं जिनसे दोनों प्रभावित हो सकते हैं। जैसे हिस्टीरिया की अगर बात किया जाए तो मेनली क्या होता है ना, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो इसके लक्षण किशोरियों में आ जाते हैं। बहुत सी इच्छाएं होती हैं। अब इसमें मेनली साइंस क्या करता है कि इसमें जो है यौन इच्छा की बात करता है, इसकी पूर्ति न हो पाने के कारण हिस्टीरिया के लक्षण उभर आते हैं। अब लक्षण से आपको कोई मतलब नहीं है, लक्षण आप साइंस में पढ़ेंगे, लेकिन अगर इनकी बात किया जाए, पीडोफिलिया की बात किया जाए और हिस्टीरिया की बात किया जाए, तो ये दोनों मेनली किशोरावस्था में रोग होते हैं और ये दोनों मानसिक रोग हैं, ठीक। और ये जो दोनों मानसिक रोग हैं, पीडोफिलिया जो होता है ये किशोर और किशोरी दोनों में से किसी को भी हो जाता है। इसमें व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है, यानी व्यक्तित्व का जो विकास होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता है। और हिस्टीरिया भी मनोरोग है, किशोरियों में होती है। हालांकि साइंस तो ये कहता है कि इच्छाओं के अवदमित हो जाने पर, यानी इच्छाएं पूरी न होने पर किशोरियों को इसका आघात लगता है, तो कई सारे लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षणों को हमको नहीं जाना है, तो मेनली साइंस कहता है कि यौन इच्छा की पूर्ति न हो पाने के कारण या उसको दबाने के कारण ऐसा होता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है पीडोफिलिया और हिस्टीरिया के बारे में कि ये दोनों जो है मनोरोग हैं और दोनों किससे संबंधित हैं, आपको पता चल गया है कि किशोरावस्था से संबंधित है। तो किशोरावस्था से संबंधित जितने भी चीजें हैं मैंने क्लियर करवा दी हैं। अब एक परिभाषा
है और है किलपैट्रिक की, इसको देख लेते हैं। किलपैट्रिक यहां पे देख लेते हैं, बस क्लास खत्म। इनका कहना है कि इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, सबसे कठिन काल है या समय है। ठीक है, तो किलपैट्रिक की परिभाषा भी आपको याद करके रखनी होगी कि किसने कहा था कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा किलपैट्रिक की तरफ। किसने कहा? किलपैट्रिक जी ने कहा था। किलपैट्रिक जी ने कहा था कि इसमें कोई शंका नहीं, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होगा? आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था। समस्यात्मक काल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था। और सारी चीजें मैंने समझा दी है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि किसने कहा है, किसके अनुसार जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है, तो ऑप्शन आपका जाएगा किलपैट्रिक। ठीक है, तो किशोरावस्था से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग एक अगले वीडियो में हम लोग शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सिर्फ एक वीडियो में करेंगे, 30-40 मिनट का वीडियो होगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए भाई, और जल्दी जल्दी 1000 पहुंचाइए। लाइव क्लास से मुझे जुड़ना है आप लोगों से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।